आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। 5 नंबर और यहाँ से एक नंबर जो उठाना चाहोगे ना तो अनुच्छेद आ सकता है, या फिर ये पूछ लेता है कि देश के वास्तविक प्रधानमंत्री कौन, वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं और अवास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो 2 नंबरिया, 1 नंबरिया, 5 नंबरिया तीनों कैटेगरी के यहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम क्या देखने वाले हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के कार्य और उनकी शक्ति की विवेचना करें 5 नंबर में, और इसमें 1 नंबरिया सब तो निकल ही जाएगा। और उसके बाद नीचे आओगे तो 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और क्षेत्राधिकार का विवेचना करें, तो ये दूसरा प्रश्न होगा। तो आइए हम पहला प्रश्न की बात करते हैं। इस वीडियो को बाबू पढ़ने के बाद हो सके तो आप कॉपी पर लिख लेना। कॉपी पर लिखो तो फायदा ये होगा ना कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका पेपर जो है काफी करीब है, उसमें मदद मिलेगा। रिवीजन करने से बहुत ज्यादा, रिवीजन करने से बहुत ज्यादा मदद मिलता है। देखो पहला हम बता दें मुझे, इस पर हम समझाने की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है। हालांकि अगर हम भारतीय संविधान के अधिकार के तौर पर देखें तो सबसे सर्वोच्च अधिकारी या सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन नाम मात्र के होते हैं। नाम मात्र का मतलब नामुआ बात उच्च पद पर बैठल बड़ा, लेकिन सबसे ओरिजिनल जो मालिक होता है ना प्रधानमंत्री होता है। ये सब बतिया मतलब लिखोगे परिचय में, क्या लिखोगे कि प्रधानमंत्री हमारे देश के, कहाँ पर लगने के लोग, प्रधानमंत्री हमारे देश के शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है। हालांकि संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है, लेकिन देश के शासन व्यवस्था की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। भारत की संसदीय व्यवस्था है। भारत में कौन व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती सरकार, जिस देश में तीनों सरकार आती है उसी को हम संसदीय व्यवस्था कहते हैं। तो भारत में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उसका वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। तो ये सब होगा बाबू, क्या समझा? परिचय में लिखोगे कि देश का सर्वोच्च मालिक राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक बागडोर, वास्तविक मालिक प्रधानमंत्री होते हैं। इतना बात लिखने के बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 75 का। तो अनुच्छेद 75 में देखो क्या लिखोगे। अनुच्छेद आप 75 में लिखना चाहोगे तो आप ये लिखोगे, अनुच्छेद 75 का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75, थोड़ा और बड़ा करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं। पहला कार्य क्या बताओगे अनुच्छेद 75 में कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं। दूसरा कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य सभी मंत्रियों को नियुक्ति करवाते हैं। पहला का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दिए हैं। दूसरा बात कि प्रधानमंत्री जिसको कहेंगे उनको राष्ट्रपति मंत्री बनाएंगे, छोटे छोटे मंत्री। तीसरा बात कि यहाँ देखो लिखा भी हुआ है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश के प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं। मतलब राष्ट्रपति 75(1) के तहत प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं। दूसरा बात कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और उसके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करेंगे। मतलब प्रधानमंत्री जैसे कहेंगे वैसे उनको राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त करेंगे। तीसरा, सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं। मतलब राष्ट्रपति जब तक वो चाहेंगे तब तक वो अपने पद पर कोई मंत्री कार्य कर सकता है। जब कहेंगे कि आप यहाँ काम करना बंद कर दो तो मंत्री काम करना बंद कर देते हैं, उसी को कहते हैं प्रसाद पर्यंत। अगला है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि कोई मंत्री गड़बड़ करता है तो उत्तरदायी होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे हम लोग गलती करते हैं तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? माता पिता के प्रति। तो माता पिता को जवाब देना पड़ता है कि हमसे गलती क्यों हुआ। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखोगे। अब यहाँ प्रधानमंत्री के कार्य और शक्ति की बात करोगे। तो अभी तक क्या समझा? अभी तक बाबू ये समझा कि परिचय कैसे लिखोगे। दूसरा बात कि अनुच्छेद 75 में कौन कौन से कारनामा है ये लिखोगे। अनुच्छेद 75 में एक बार और रिकॉल करो। पहला क्या है? अनुच्छेद 75(1) के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करेंगे। दूसरा बात, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तीसरा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अन्य सभी मंत्रीगण पद पर बैठे रहेंगे। तीसरा
कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। इतना बात लिखना 75 अनुच्छेद में। अब हम चलते हैं, यहाँ देख रहे हो हेडिंग प्रधानमंत्री के कार्य और अधिकार। तो यहाँ अब हेडिंग डाल दोगे प्रधानमंत्री के कार्य और अधिकार निम्नलिखित है। पहला देखो कार्य, प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक दल का नेता होता है, संसद के बहुमत दल का नेता होता है और मंत्री परिषद का गठन करता है। प्रधानमंत्री जो होता है ना, देश के मंत्री, प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक दल के नेता होता है और भारी बहुमत दल का भी नेता होता है और मंत्री परिषद का गठन करता है। पहला बात। दूसरा बात कि वह मंत्रियों के बीच कार्यों को बांटता है। उनके बीच में जितने भी मंत्री होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, परिवहन मंत्री, विभिन्न प्रकार के मंत्री होते हैं, उन सभी मंत्रियों में कार्यों को बांट देते हैं कि आपका एक कार्य है, आपका वो कार्य है, आपका एक कार्य है, ऐसे बांट देते हैं और इन सभी कार्यों में उससे लगभग पूर्णतः स्वतंत्रता होती है। अगला, वह मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है तथा मंत्री परिषद के कार्य, निर्णय, नीति निर्धारण इत्यादि में उसका पूर्ण दखल भी करता है, मतलब दखलदारी भी करता है, उसमें देखरेख भी करता है। तीसरा बात, चौथा लिखेगा, सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने और उनके बीच मतभेद यदि कोई हो तो उन्हें सुलझाने का भी उसे अधिकार है। मतलब कहना चाहते हैं, यदि मंत्री के बीच में कोई उलझन है, कोई समस्या है, तो उन सभी समस्याओं का समाधान भी प्रधानमंत्री करता है। अगला 8वां देखो, राष्ट्र की नीति का निर्धारण प्रधानमंत्री ही करता है। राष्ट्र के जो नीति निर्धारण होता है प्रधानमंत्री के ही समक्ष होता है और यही कारण है कि उसके प्रधानमंत्रित्व में सरकार उसी का कहलाती है। मतलब जब प्रधानमंत्री नीति का संचालन करेगी ना, तो इसलिए कहा जाता है उस प्रधानमंत्री के सरकार के तहत नाम दिया जाता है। जैसे मोदी सरकार, नेहरू सरकार, इंदिरा गांधी सरकार आदि। जिस प्रधानमंत्री के देखरेख में कोई नियम कानून बनता है तो उन्हीं के नाम पर सरकार बन जाती है, उसी के कहते हैं प्रधानमंत्री वाली सरकार। जैसे मोदी सरकार के जमाना में ये काम होगा, इंदिरा गांधी की सरकार में ये हुआ, उनकी जमाना में ये काम होता है। लास्ट में निष्कर्ष निकाल देना मेरी जान। ऐसे में कहा जा सकता है कि जब तक संसद के बहुमत का विश्वास प्राप्त होगा, ऐसे में कहा जा सकता है कि जब तक संसद में प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त होगा तब तक प्रधानमंत्री की शक्ति असीम रहेगी और वह देश का वास्तविक शासक रहेगा। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री की संसद में विश्वास घट जाएगा, उस दिन प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया जाएगा। जिस प्रकार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाएगा कि मंत्रिमंडल राज रूपी जहाज का निर्देशन चक्र है तो प्रधानमंत्री उसका चालक है। तो जैसे मतलब निष्कर्ष तो कह सकते हो, तो निष्कर्ष में यहीं तक लिखना ज़्यादा हो जाएगा। वास्तविक शासक है। देखो, संसद में ना अपना विश्वास बनाना बहुत जरूरी होता है। जिस समय संसद में विश्वास खत्म हो जाता है उस दिन माना जाएगा कि आपका प्रधानमंत्री का पद भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय कैसे गठन होता है, उनके कार्य क्या होते हैं और उनके क्षेत्राधिकार कौन होते हैं, ये सब क्वेश्चन यहाँ जानोगे। सबसे पहली बात हम बता दें कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम बेसिक तौर पर बता दें। देखो, सबसे पहले मान लेना कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय उसके नीचे 3 गो न्यायालय कार्य करता है। पहला होता है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा होता है हाई कोर्ट, तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जिला न्यायालय। तो सबसे ऊपर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। दूसरा नंबर पर होता है हाई कोर्ट, मतलब हम उच्च न्यायालय कहते हैं। और तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जिला न्यायालय। अब इसमें भी देखेंगे जिला न्यायालय के नीचे भी कुछ कोर्ट होता है, जैसे दीवानी मामले, फौजदारी मामले, ये तो पंचायती स्तर पर हो जाता है, एकदम लो क्वालिटी के। लेकिन मुख्य रूप से ये 3 को बांटा जाता है। इन सभी में ये सभी एक दूसरे के समक्ष काम करता है। अगर ये यहाँ कोई कांड, कोई घटना यहाँ नहीं फैसला हो पाता है तो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी नहीं फैसला हो पाता तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट सबसे भारत का सर्वोच्च कोर्ट है। इसमें जो फैसला हो जाएगा अब उसका कोई खंडन नहीं कर सकता है, इसलिए इसे सर्वोत्तम मतलब उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा बात आपसे पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ, तो बताएगा 28 जनवरी 1950 ईस्वी को होगा। लेकिन इससे पहले ना 1937 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हो चुका था, लेकिन हमारे देश की आज़ादी के पहले हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय वहीं काम कर रहा था देश में। लेकिन अगर आज़ादी की बात करोगे तो आज़ादी के बाद स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को होगा सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना। और इसमें जो जज लोग काम करते हैं तो जज कितने काम करते हैं? 1 + 33, एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इतना जज लोग काम करते हैं, याद रखना ये बात। चलो हम अब 5 नंबर की बात करते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के गठन कैसे होता है? क्षेत्राधिकार
मतलब कौन कौन से अधिकार है इस पर विवेचना करते हैं। तो बताएगा 28 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद भारत का उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ या अस्तित्व में आया। ये बताओ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत लोकतंत्र बना ना, गणतंत्र बना, उसके 2 दिन बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखोगे आप, इसके बाद आप लिखोगे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियां उनकी प्रकृति और विस्तार के अनुसार किसी भी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक है। मतलब कह रहा है भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है अन्य सभी देशों के प्रकृति और विस्तार की अपेक्षा भारत का बहुत अधिक है। भारत का विस्तार उनकी तुलना में अन्य देशों की सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में भारत का विस्तार और प्रकृति बहुत ज्यादा है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तरह यह परिसंघीय न्यायालय मूल अधिकारों के संरक्षण और संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। मतलब कह रहा है कि भारत जो अमेरिका के जो संविधान है ना, अमेरिका का संविधान, तो अमेरिका के जैसे संविधान है सर्वोच्च न्यायालय है, उसी प्रकार हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय है। अमेरिका का संविधान जिस प्रकार मूल अधिकारों का संरक्षण देता है, ठीक उसी प्रकार हमारा संविधान, हमारा न्यायालय भी, सर्वोच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकार का संरक्षण देता है। संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? संविधान का अंतिम व्याख्या, अंतिम निर्णय लेने वाले कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। इतना लिखोगे। आइए और लिखा है इंग्लैंड में कुछ तुलना किया है कि जबकि इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स, देखो इंग्लैंड में जाओगे ना, इंग्लैंड में सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हमारे देश में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। इंग्लैंड में क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स की न्यायिक सीमित समिति की तरह देश के सभी और आपराधिक मामलों में अपील अंतिम न्यायालय भी है। तो ये लड़का मत देखना, हम केवल अमेरिका की तुलना एक देश से कर देंगे, काफी है। ठीक है, पहले क्या बताओगे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अधिकार, प्रकृति और विस्तार अन्य देशों की तुलना में हमारा देश काफी बड़ा है। जैसे अमेरिका अपने संविधान में मौलिक अधिकार का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय को देता है, ठीक उसी प्रकार भारत के संविधान भी मौलिक अधिकार का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय को देता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम व्याख्याकार है, उसका निर्णय अंतिम निर्णय होगा, इसके बाद कोई निर्णय को खंडन नहीं कर सकता है। इतना बात लिखोगे यहाँ तक। उसके बाद देखो, अब यहाँ से हम बता दें आपको मौलिक अधिकार। अब यहाँ से आपका यहाँ से वो हेडिंग डालना कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार निम्नलिखित है। यहाँ से क्या हेडिंग डालोगे? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार निम्नलिखित है। पहला मौलिक अधिकार, पहला क्षेत्राधिकार कौन है? मौलिक अधिकार। इसके बारे में देखो क्या है मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है? हमारे देश में कुछ नागरिकों को, सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार का निर्णय दिया गया, मतलब मौलिक अधिकार, कुछ अधिकार दिया गया है जीवन यापन करने के लिए। तो उसी को कह रहा है मौलिक क्षेत्राधिकार में अनुच्छेद 131 में, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। ये मौलिक क्षेत्राधिकार ऐसे विवादों से संबंधित है जिसमें विधि या तथ्य का कोई प्रश्न अंतर्निहित है, जिस पर कोई विविध अधिकार का अस्तित्व अथवा विस्तार निर्भर करता है। मतलब यहाँ बताओगे यदि किसी व्यक्ति के ऊपर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उसे अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। इस क्षेत्र के इसके अनुसार अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम दर्ज कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। इतना मत लिखना, केवल ये लिखना वर्णन किया गया है, ठीक ना, ये ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर लिखोगे अपीलीय अधिकार। अपीलीय अधिकार क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है, मतलब अपील करते हैं। अपील का मतलब हम अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अपील कर रहे हैं। ये हमारे देश के सबसे अंतिम अपील करने का अधिकार होता है तथा उससे उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सुनने का भी अधिकार है। यदि उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट हमारा समस्या का समाधान नहीं करता है तो इसका हम विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये अपील करने का भी अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में। अनुच्छेद 132, 133, 134, 136 में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकार स्पष्ट की गई है। अभिलेखीय न्यायालय क्या होता है? ये अनुच्छेद में कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है इसलिए इसे याद रखना। अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी मनमानी के लिए भी दंडित करने का अधिकार है। मतलब अपीलीय, यहाँ क्या लिखा है? अभिलेखीय न्यायालय ये होता है यदि सर्वोच्च न्यायालय मतलब जो जज होते हैं अपना मनमानी करने लगे, मतलब जो मन में वही फैसला कर दें, तो उनके ऊपर भी दंड करने का प्रावधान किया गया है। उसी को कह रहा है अभिलेखीय न्यायालय। मतलब वो अपना मनमानी नहीं कर सकते हैं, जो फैसला होगा वही फैसला सुनाएंगे। वही अभिलेखीय न्यायालय भी उसमें लिखा हुआ है। रीट अधिकारिता का मतलब होता है
पेश मतलब जज के सामने जो अपराधी है उनको पेश करने का अधिकार देता है, रिट के अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाता है। भाई पोस्टक वाला मत लिखना। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत क्या किया जाता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु, मतलब मौलिक अधिकार आपका हनन हो रहा है, आपका अधिकार क्या है? तो हम आज़ादी तरह से घूम सकते हैं, ये आपका अधिकार है। यदि ये आपका अधिकार कोई रोक रहा है तो आप उस अधिकार का समाधान करने के लिए आप अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करा सकते हैं, मतलब जज के सामने जाकर अपना समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। वहीं कह रहा है अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आप सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करा सकते हैं। यह रिट अधिकारिता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इसका अर्थ है कि संसद उसी शक्ति का न तो कम कर सकता और नहीं बढ़ा सकता है। मतलब ये जो रिट जारी करने का जो अधिकार है ना सर्वोच्च न्यायालय को, ये संसद ना तो घटा सकता ना ही बढ़ा सकता है। ये फिक्स है, ये हमारे संविधान का मूल हिस्सा है। इसे कोई ना तो घटा सकता और ना ही बढ़ा सकता है। सलाहकारी अधिकार मतलब अनुच्छेद 143 में एक प्रावधान किया गया है, यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि हम किसी नियम या किसी विधि विधान पर हमें कोई परामर्श लेना हो तो अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने सलाह हम ले सकते हैं और अपने नियम कानून लागू कर सकते हैं। अनुच्छेद 143 ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं? तो अनुच्छेद 143 बताएगा। अनुच्छेद 143 तो वही कहता है संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार जब कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि विधि से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न उठा है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो राष्ट्रपति उस प्रश्न का सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख परामर्श हेतु मतलब सलाह लेने के लिए भेज सकते हैं या फिर जा सकते हैं। संविधान के संरक्षण, भाई बीच वाला मत देना। संविधान के संरक्षण का मतलब होता है संविधान की रक्षा सुरक्षा करने का भी जिम्मेवारी किसके ऊपर दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय देश के प्रत्येक नागरिकों का रक्षा सुरक्षा करने का भी जिम्मा लिया है। यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे अवैध घोषित किया जाएगा। मतलब यदि कोई अधिकारी हो, कोई शासन प्रशासन करने वाले कोई मालिक हो, तो वो यदि संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संविधान की बात नहीं मान रहा है, तो उसे अवैध रूप से घोषित किया जा सकता है और उसे दंडित भी किया जा सकता है। संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए, उस पर अंकुश लगाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। यदि कोई नियम कानून बन गया लेकिन वो नियम कानून कोई सरकार नहीं मान रहा है, यदि सरकार के कोई अन्य आदमी नहीं मान रहे हैं, तो उनको सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है अंकुश लगाने का, उनके ऊपर प्रेशर देने का। तो ये सब अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। तो ये आप निष्कर्ष को आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं।